नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल साहित्य मंथन के मंच से मैं डॉक्टर सुमनश्री आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे इकाई 5 हिंदी कविता, जिसमें हमने शुरू किया था अपना विद्यापति की पदावली। पद संख्या 1 से लेकर 25 तक हमारे सिलेबस में लगे हुए हैं, जिनमें हम पद संख्या 1 से लेकर 15 तक पिछली 3-4 वीडियोज़ में कर चुके हैं और आज हम करेंगे पद संख्या 16। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि मैं पद संख्या 16 की शुरुआत करूं, मैं आपको बता दूं कि अगर आपने पद संख्या 1 से लेकर 15 तक नहीं देखी हैं तो हमारी पिछली वीडियोस को पहले ज़रूर देखें। इससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और हमारे चैनल पर जितनी भी यूनिट हैं उनकी सभी यूनिट्स की अलग अलग वीडियोस हमने प्लेलिस्ट में डाल रखी हैं। अगर आप उनको क्रम से देखना चाहते हैं तो पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको सारी वीडियोस क्रम से आपको मिल जाएं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पद संख्या 16। माघ मास श्री पंचमी गजाइली नवम मास पंचम हरुआही। देखिए, इस पद संख्या 16 को शुरू करें इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस पद में वसंत का वर्णन विद्यापति जी ने किया है। अति घन पीड़ा दुख बड़ पाओल वनस्पति भेली घाई है। सुमखम बेरी सुकुल पखरे दिनकर उदित समाई है। सोरह संपुन बतिस लखन सह जन्म लेल ऋतुराई रे। नाचय जुत जितना हरसिख मन जन्मल बाल बधाई है। मधुर महारस मंगल गायब मानिनी माँ उड़ाई है। वह मलयानिल ओत उचित है नव घन भव उजियारा। माधवी फेल भेल मुक्ता तुलते देल बदन बारा। पियरी पांडरी महुअरी गायब काहर कार धतूरा। मधुलय मधुकर बालक दरहलू कमल पखड़ी लाई। पौनार तोरी सुत बांधली कटी केसर कैली बधनाई। नव नव पल्लव सेज ओझावल सिर देल कदम्बक माला। बैसली भ्रामरी हरुद गाऊ चक्का चंद निहारा। कनक केसव सुती पत्र लिखित हलु राशि नछत कये लोला। कोकिल गणित गुणित भल जानय ऋतु बसंत नाम थोला। बाल बसंत तरुण भय धौल बढ़ाए सकल संसारा। दखिन पवन घन अंग उगारय किसलय कुसुम परागे। सुललित हार मंजरी घन कज्जल अंकितो अंजन लागे। नव वसंत रिपु अगुरसर जोबती विद्यापति कवि गावे। राजा शिव सिंह रूप नारायण सकल कला मन भावे। दोस्तों, इस पद को समझने के लिए सबसे पहले हम इनके शब्दार्थों को देखेंगे ताकि हम उसकी जो व्याख्या है वो अच्छे से समझ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। श्री पंचमी, श्री पंचमी का अर्थ होता है वसंत पंचमी। गजाइली यानी पूर्ण गर्भ हुई। माघ से प्रारंभ होकर बैसाख तक यानी ज्येष्ठ से माघ तक 9 महीने। नवम मास पंचम हरुआई यानी 9 महीने और 5 दिन होने पर क्या आती है? श्री पंचमी यानी वसंत पंचमी आती है। दोस्तों, आपको देसी भाषा में भी जो 12 महीने हैं उनका पता होना चाहिए, इसलिए मैं आपको पूरी लिस्ट आपको दिखाती हूँ। अगर आप ऐसे ही पढ़ने से याद कर लें तो उसको पढ़ लेना, अगर ऐसे याद नहीं होते हैं तो उनको एक कॉपी में नोट कर लेना, क्योंकि आपको देसी महीने जो 12 महीने हैं उनके नाम आपको पता होना चाहिए और कौन से महीने के बाद कौन सा महीना आता है ये भी आपको पता होना चाहिए।
दोस्तों ये जो 12 महीने होते हैं इनकी पूरी लिस्ट यहाँ पर रखी गई है। अंग्रेजी में, हिंदी में और जो देसी भाषा में है उनके और इनके दिनों के नाम भी मैंने आपको यहाँ पर उपलब्ध करा दिए हैं। तो आप इनको पढ़ लें और साथ साथ इनको याद कर लें कि जनवरी को पोष, फरवरी को माघ, मार्च को फागुन, अप्रैल को चैत्र, मई को बैसाख, जून को ज्येष्ठ, जुलाई को आषाढ़ और अगस्त को श्रावण और सितंबर को भाद्र पक्ष और अक्टूबर को अश्विन और नवंबर को कार्तिक और दिसंबर को मार्गशीर्ष नाम से जाना जाता है। ठीक है। इन देसी महीनों का यहाँ पर बताने का औचित्य यह है दोस्तों कि मैं जो आपको बताना चाहती हूँ कि इस पद में जो विद्यापति जी ने बताए हैं वो महीनों के हिसाब से आपको अच्छे से पता चल जाए कि कौन से 9 महीने के बाद वसंत पंचमी आती है। यानी ज्येष्ठ से लेकर ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, अश्विन, कार्तिक ये और माघ मास को, है ना, यानी 9 महीने और 5 दिन के बाद जिस प्रकार वसंत पंचमी आती है उसी प्रकार से एक जो गर्भ में पल रहे जो स्वस्थ शिशु है वो 9 महीने और 5 दिन का गर्भ रहने के बाद जो बच्चा पैदा होता है वो पुष्ट और स्वस्थ होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर विद्यापति जी ने इनकी तुलना की है। ठीक है। इस प्रकार विद्यापति जी कहते हैं कि नवम मास पंचम हरुआई, यानी 9 महीने और 5 दिन के बाद श्री पंचमी यानी कि वसंत पंचमी है वो आ गई है। ठीक है। तो इनके शब्दार्थ देखते हैं। आगे देखते हैं। ये खब नहीं है, यहाँ पे गलत प्रिंट हुआ है, यहाँ है खन। देखिए विद्यापति के पदों में हमने खन खन यानी बार बार यानी क्षण क्षण ऐसा कई बार हम पिछले पदों में भी पढ़ चुके हैं, इसलिए ये है खन यानी क्षण और बेर यानी बेला और आगे है समाई यानी समय पर और आगे है 16 यानी 16 अंग, संपूर्ण यानी संपूर्ण और 32 यानी 32, लखन यानी लक्षण, सह यानी कि सहित, ऋतुराई यानी ऋतुराज, वसंत, ओत, ओत यानी कि ओट यानी कि ओट या आड़ भी कह सकते हैं हम इसको, तुल यानी तुल्य या समान। आगे है पौनार, पौनार यानी पदमनाल, कैली, कैली का अर्थ होता है बनाई यानी कि रचना की और आगे है ओछावल, ओछावल का अर्थ होता है बिछाई गई। आगे है बेसली, बेसली का अर्थ होता है बैठकर। आगे है कनक, कनक यानी कि स्वर्ण। केसुआ, केसुआ का अर्थ होता है कि जो पलाश का पुष्प होता है और सूती पत्र, सूती पत्र होता है जैसे जन्म पत्र बोलते हैं इसको, सूती पत्र यानी जन्म पत्र और हल, हलु, हलु का अर्थ है गणना करना और लोल का अर्थ है जिह्वा यानी कि जीभ। आगे है गुणित, गुणित का अर्थ होता है गणना करना और भल यानी भली प्रकार से और थोला का अर्थ होता है कि खोज निकाला। आगे देखिए उगाल, उगारे, उगारे के यानी अंग राग लगाकर यानी जो उबटन लगाते हैं ना उसको उगारे बोलते हैं, यानी उबटन लगाकर उबटन मलता है। मंजरी, मंजरी का अर्थ होता है मंजरी पुष्प गुच्छ और अखीटों का अर्थ होता है आँखों में, यानी कि वसंत को यहाँ पर विद्यापति जी ने वसंत को एक बालक के जन्म के समान मानकर यहाँ पर इस पद में रूपक बांधा है। ठीक है। तो चलिए अब इसकी व्याख्या को भी देखते हैं। आगे विद्यापति जी कहते हैं अति घन पीड़ा दुख बढ़ पाओल वनस्पति भेली धाई है, यानी कि जिस प्रकार से बालक के जन्म के समय माता को असहनीय दुख होता है और जन्म के क्षण शुभ मुहूर्त का ध्यान रखा जाता है, उसी प्रकार से यहाँ विद्यापति जी भी शुभ घड़ी यानी अति पीड़ा और शुभ घड़ी का
वर्णन करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार से बालक के जन्म के समय हर्षगान, नृत्य इत्यादि होते हैं, उसी प्रकार से वसंत उत्सव पर होने वाला जो आनंद और मंगल का जो उत्सव होता है वो एक पुत्र जन्म के गान के समान, यानी दोनों में उपमा देकर समस्त पद को रस से भर दिया है। ठीक है। अति घन पीड़ा दुख बढ़ पाउल, वनस्पति भेली धाई है। सुम खम्भ बेर सकुल पंख रे, दिनकर उदित समाई है। यहाँ पर विद्यापति जी कहते हैं कि जिस प्रकार से एक माता को अपने पुत्र के जन्म पर अत्यंत पीड़ा होती है, उसी प्रकार से यहाँ पर वसंत ऋतु के पूर्ण गर्भ धारण करने के बाद जब वसंत ऋतु आती है तो अत्यंत ही पीड़ा के साथ वनस्पति का जन्म होता है, यानी प्रकृति है वो वनस्पतियों को फलीभूत करती है पुत्र रत्न के समान। शुभ खम्भ बेर सकुल पंख हे, दिनकर उदित समाई है। आगे विद्यापति जी कहते हैं कि शुभ मुहूर्त और दिनकर उदित होने के समय खम्भ बेर यानी क्षण भर में, बेर यानी कि बेला यानी कि प्रभात वेला के समय जब सूर्य उदय होता है, उस समय 16 संपूर्ण 32 लखन यानी 16 गुणों से संपन्न और 32 गुणों से संपन्न और लखन यानी लक्षण के साथ जन्म लेल ऋतुराई है, यानी कि जन्म ले लिया। किसने? ऋतुराई ने, यानी वसंत ऋतु ने। माघ मास की जो शुक्ल पंचमी होती है उसमें ऋतुराज यानी वसंत ऋतु ने जन्म ले लिया। और इस प्रकार जन्म लेने के बाद क्या होता है कि जिस प्रकार बच्चे के जन्म के बाद उत्सव मनाया जाता है, उसी प्रकार से वसंत ऋतु यानी माघ मास की शुक्ल पंचमी को जब ऋतुराज वसंत का जन्म होता है तो उसके बाद नाचे जुवती जना हरसिख मन जन्मल बाल मधाई है। नाचे जुवती हरसिख मन यानी कि बाल वसंत के जन्म लेने पर क्या होता है कि जो युवतियां हैं, युवती जना यानी जो युवतियां हैं वो नाचई उत्सव मना रही हैं, नाच नाच कर। हर्षित मन यानी खुशी से, मन में हर्षित होकर खुशी से। जन्मल बाल मधाई है यानी बाल वसंत के जन्म लेने पर कि युवतियां हर्षित होकर उत्सव मना रही हैं। मधुर महारस मंगल गायब, माननी मान उड़ाई है, यानी मधुरस और महारस मंगल यानी मंगल गीत गाकर उस खुशी को मना रही हैं, जिसके कारण माननी माँ उड़ाई रे यानी जो माननीय हैं उनका भी मान है वो उड़ गया है। वह मलया नील ओत उचित है, नवघन मौ भव उजियारा, माधवी फेल भेल मुक्ता, तुलते देल बदन बारा। आगे विद्यापति जी कहते हैं कि वह मलयानिल ओत उचित है, नवघन भव उजियारा रे, माधवी फेल भेल मुक्ता, तुलते देल बदन बारा रे। यानी मलयानिल है वो बह रही है और इसके कारण जो बाल वसंत है, यानी जिस प्रकार छोटे बच्चे को हवा लगने का डर होता है, उसी प्रकार जो वसंत है वो भी बाल रूप में है और उसको भी ओत यानी ओट करना उचित है, यानी उस मलयानिल से बचाने के लिए उसको बाल वसंत को ओट करना उचित है। नवघन भयो उजियारा है और उसको ओट करने के लिए नवघन भयो उजियारा यानी आकाश में जो बादल हैं वो छा गए हैं। जिस प्रकार से हम छोटे बच्चे यानी छोटे शिशु को ओट करके यानी उसको ढक कर रखते हैं ताकि हवा न लग जाए, इसी प्रकार से जो बाल वसंत है उसको मलय समीर से यानी हवा से बचाने के लिए नवघन भव उजियारा और जो नव मेघ हैं उन्होंने ओट कर ली है। ओत यानी कि ओट कर ली है।
और आगे विद्यापति जी कहते हैं कि माधवी भेल भेल मुक्तातुल ते देल बंदरवारा, यानी कि जिस प्रकार पुत्र जन्म के समय बंदरवार बांधी जाती है दरवाजे पर, उसी प्रकार से जो शिशु वसंत है उसके स्वागत के लिए जो पीले कुंद पुष्पों की, प्रकृति ने पीले कुंद पुष्पों की माला है वो मुक्तातुल के समान बांध दी है। पियरी पांडरी मऊरा गायब काहर कार धतूरा रे। दोस्तों आगे विद्यापति जी कहते हैं कि जिस प्रकार से पुत्र जन्म के समय शहनाई बजाई जाती है और मंगल गीत गाए जाते हैं, उसी प्रकार प्रकृति के उत्सव के समय यानी वसंत ऋतु के बाल वसंत के आगमन के समय प्रकृति ने भी वो कमी है वो पूरी कर दी है। पुअरी पांडरी मऊरी गायब, यानी अत्यंत ही मंगल गीत गाए जा रहे हैं। और काहर कार धतूरा, यानी कि जो काहर कार का अर्थ होता है कि जो तुरही बजाना है ना, यानी जिस प्रकार तुरही बजाई जाती है पुत्र जन्म के समय, उसी प्रकार से काहर कारा जो प्रकृति ने भी धतूरे को उगाकर, यानी धतूरा है तुरही के समान ही यहाँ पर विद्यापति जी ने प्रस्तुत किया है। और जो प्रकृति है वो बाल वसंत के लिए तुरही का काम कर रही है, यानी धतूरे के रूप में उसके आगमन की खुशी में बजाया जा रहा है। नाग के सर संखी धुनपुर तकल ताल समतूरा, मधुलय मधुकर बालक दरहलू कमल पंखड़ी लाई। और आगे विद्यापति जी कहते हैं नाग के सर संखी धुनपुर तकर ताल समतूरा, यानी कि नाग केसर, जिस प्रकार से नाग केसर की सखी धुनपुर, यानी नाग केसर के जो पुष्प हैं वो भी यानी मानो धुन में धुन मिला रहे हैं। जिस प्रकार काहर धार दतूरा, यानी दतूरा है वो शहनाई का काम कर रहा है, उसमें नाग केसर के फूल हैं वो भी धुन में धुन मिलाकर कोई उत्सव के जो कार्यक्रम होता है उसमें अपना ताल मिला रहे हैं। ताल समतूरा, मधुलय मधुकर बालक दरहलू कमल पंखड़ी लाई। दोस्तों ऐसी मान्यता है कि जिस प्रकार बच्चे के जन्म के समय मधु यानी शहद बच्चे को चटाया जाता है, उसी प्रकार बाल वसंत के आगमन के समय उसके स्वागत के लिए उसको कमल पंखुड़ी लाई, यानी कि जिस प्रकार से बच्चे को जन्म के समय मधु चटाया जाता है, उसी प्रकार बाल वसंत को भी उस जन्म के समय, यानी कि बाल वसंत का आगमन हो गया है तो मधुकर यानी भंवरे ने मधु लाकर, यानी फूलों से मधु यानी शहद लाकर, बालक दरहलू यानी बालक को लाकर, यानी बाल वसंत को लाकर दे दिया है। और कमल पंखड़ी लाई, और कोमल कमल की जो पंखुड़ियां हैं उससे उस बाल वसंत को जैसे मधु चटाते हैं, यानी बच्चे को जिस प्रकार मधु यानी शहद चटाते हैं, उसी प्रकार से मधुकर ने भी मधु लाकर, यानी पुष्पों से मधु को इकट्ठा करके बाल वसंत के लिए लाकर दे दिया है। और कमल पंखुड़ी लाई, और कोमल कमल की पंखुड़ियाँ से उन पंखुड़ियों से जिस प्रकार से बच्चे को शहद चटाते हैं, उसी प्रकार ये भी बाल वसंत को कमल की जो पंखुड़ियाँ हैं उससे शहद चटा रहे हैं। पौनार तोरी सुत बांधली कटी केसर कैले बधनाई, नव नव पल्लव सेज उछावल सिर देल कदम्ब माला। दोस्तों आगे विद्यापति जी कहते हैं कि पौनार तोरी सुत बांधली कटी केसर कैल बधनार, यानी कि नव नव पल्लव सेज उछावल सिर देल कदम्ब माला। पौनार होता है पदम नाल, यानी कि बच्चे के जन्म के समय ही उसके अंगों को सुरक्षित रखने के लिए कमर पर सूत बांधा जाता है, उसी प्रकार से बाल वसंत के लिए भी पौनार यानी पदम जो नाल होती है उसने सूत का कार्य किया है। और केसर कैली बंधनाल, और जो केसर के पुष्प हैं वो ही उसके
बंधनाल के रूप में उपस्थित हुए हैं। नव नव पल्लव सेज उछावल, और नए नए पल्लव यानी जो नए नए कोपलें उठी हैं वो ही सेज उछावल उसके बिछोने का कार्य कर रही हैं। सिर देल कदम्ब माला, और कदम्ब की माला है वो माला के रूप में पहना दी गई है। बेसली भ्रामरी हरदऊ गायब चक्का चंद निहारा, यानी कि विद्यापति जी कहना चाहते हैं कि नव नव पल्लव सेज उछावल सिर देल कदम्ब माला, यानी जिस प्रकार से नवजात शिशु को नरम बिछौना दिया जाता है उसी प्रकार से नए नए पत्तों से प्रकृति ने भी शिशु वसंत का आगमन किया है, यानी उसके लिए बिछौना तैयार किया है। सिर देल कदम्ब माला, और सिर के नीचे लगाने के लिए जिस प्रकार से कोमल जो सिरहाना लगाया जाता है छोटे बच्चे को, उसी प्रकार से वसंत शिशु वसंत को भी कदम्ब के फूलों की माला का जो सिरहाना है वो प्रकृति ने दे दिया है। बेसली भ्रामरी हरदऊ गायब चक्का चंद निहारा। आगे विद्यापति जी कहते हैं कि बेसली भ्रामरी हरदऊ गायब चक्का चंद निहारा। देखिए ये तो जगत प्रसिद्ध है कि जिस प्रकार से बच्चे को सुलाने के लिए माताएं लोरियां गाती हैं, उसी प्रकार से जो शिशु वसंत है उसको सुलाने के लिए बैसिल यानी बैठ गई हैं, भ्रमरी यानी भंवरियाँ, हरदऊ गायब यानी लोरियां सुनाने के लिए भंवरियाँ हैं वो बैठ गई हैं, और चक्का चंद निहारा, और वो बाल वसंत है वो चंद को निहारा का अर्थ होता है देख रहा है, यानी चंद्रमा को बाल वसंत देख रहा है। जिस प्रकार छोटा शिशु चंद्रमा की तरफ देखता है और उनकी माताएं उन्हें लोरियां सुलाती हैं, देकर सुलाती हैं, उसी प्रकार से वसंत है वो भी चंद्रमा की तरफ निहार रहा है। कनक केसुआ सुती पत्र लिखे हलू, ऋषि नछत कये लोला, कोकिल गुनित गुण भय जानय, ऋतु बसंत नाम थोला। विद्यापति जी कहते हैं कि कनक केसुआ सुती पत्र लिखई हलू, यानी कि जो कनक यानी स्वर्ण का, केसुआ सुती पत्र होता है जन्म पत्र लिखते समय जिस प्रकार से ज्ञानी लोगों को बुलाया जाता है और जो राशि नक्षत्र वगैरह हैं वो देखे जाते हैं, उसी प्रकार कये लोला यानी जो कोयल है उसने वो उसका सुती पत्र यानी बाल जो वसंत है उसका सुती पत्र लिखने के लिए उसके राशि और नक्षत्रों को देखा है। कोकिल गुणित गुणित भल जाने, और कोयल है यानी वो गुणित गुणों को भली प्रकार से जानती है। ऋतु वसंत नाम थोला, यानी कि उस ऋतु यानी वसंत ऋतु के नाम का जो सुती पत्र है वो लिखने के लिए जो कोकिल है वो गुणित गुण भल जाने, यानी उनके गुणों को भली प्रकार से जानकर उनके लिए सुती पत्र लिखने का काम कर रही है। बाल वसंत तरुण भय धौल, बढ़ाए सकल संसारा, क्योंकि जो वसंत है वो उसके जो नाम रखने का जो कार्य है वो कोकिला ने यानी कोयल ने किया है, क्योंकि वो गणना करने में माहिर है। इसी प्रकार से उन्होंने वसंत का नाम किया है। बाल वसंत तरुण भय धौल, बढ़ाए सकल संसारा, दखिन पवन घन उग अंग उगारे, किसले कुसुम परागे। आगे विद्यापति जी कहते हैं कि बाल वसंत तरुण भय धौल, बढ़ाए सकल संसारा, यानी जिस प्रकार से बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो वह तरुण अवस्था को प्राप्त होते हुए चलने लगता है, उसी प्रकार से जो बाल वसंत है वो तरुण भय यानी अब चलना सीख गया है। बढ़ाए सकल संसारा, और वो समस्त संसार के सौंदर्य को बढ़ा रहा है। देखिन पवन घन अंग उगराए, किसले कुसुम परागे, और उसके दक्षिण हवा के कारण जो घन अंग उगराए यानी उसके अंगों का जो विकास है वो हो रहा है। और किसले कुसुम परागे, और जो किसले हैं कोमल कोमल जो पत्तियां हैं कुसुम और पराग की वो खिल गई हैं। सुललित हार मंजरी घन कज्जल, अंकितो अंजन लागे, नव वसंत रिपु अगुरसर जोबती, विद्यापति कवि गावे।
यानी कि विद्यापति जी कहना चाहते हैं कि जो दक्षिण पवन है वो जिस प्रकार से बच्चे के अंगों को स्वस्थ रखने के लिए उस पर जो मालिश की जाती है यानी उगराए यानी उबटन लगाया जाता है, उसी प्रकार से जो शिशु वसंत है उसके अंगों को स्वस्थ रखने के लिए जो दक्षिण पवन है वो किसले और कुसुम के पराग को लेकर मानो शिशु वसंत को के अंगों पर उबटन लगा रही है। सुललित हार मंजरी घन कज्जर अंकितो अंजन लागे। और जिस प्रकार से हार और मंजरी का कज्जल के रूप में वर्णन किया गया है, अंकितो यानी आंखों में, अंजन लागे, अंजन का अर्थ होता है अंजन यानी कि जो काजल लगाया जाता है तो संपूर्ण जो चीज़ें हैं वो हमें साफ साफ दिखाई देने लगती हैं। उसी प्रकार से संत सुललित हार यानी सुंदर हारों को लेकर मंजरी घन कज्जल यानी मंजरी और घन कज्जल यानी जो आसमान में जो बादल हैं उनको काजल बनाकर अंकितो अंजन लागे यानी उसकी आंखों में यानी बाल वसंत जो है उसकी आंखों में काजल लगा रहे हैं। नव वसंत रिपु अगुसर जोवती विद्यापति कवि गावे। राजा शिव सिंह रूप नारायण सकल कला मन भावे। और आगे विद्यापति जी कहते हैं कि नव वसंत रिपु अगुसर जोवत विद्यापति कवि गावे। राजा शिव सिंह रूप नारायण सकल कला मन भावे। यानी कि विद्यापति जी कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से जो बाल वसंत था वो अब नव वसंत ऋतु है वो अगुसर जोबती यानी कि यौवन को प्राप्त हो रही है। यानी जो छोटा बाल वसंत था अब उसको यौवन के समान दिखाया गया है। विद्यापति जी कवि गाते हैं और वे जो उस बाल वसंत का अब यौवन रूप है वो राजा शिव सिंह रूप नारायण को सकल कला मन भावे यानी उस यौवन रूपी वसंत का सभी कलाओं को मन में समा लिया है यानी उसके मन को भा रही हैं। किसके मन को? राजा शिव सिंह और रूप नारायण को। ठीक है, तो चलिए अगला पद करते हैं, पद संख्या 17। दोस्तों पद संख्या 17 को देखते हैं। नव वृंदावन नव नव तरुगन नव विकसित फूल नवल वसंत नव मलयानिल मातल नव अली कूल। विरहई नवल किशोर कालिंदी पुलिन कुंज वन शोभन नव नव प्रेम विभोर। नवल रसाल मुकुल मधुमातल नव कोकिल कूल गाए। नव युवती, आगे देखते हैं, नव युवती गंचित उमता आई नव रस कानन धाये। नव जुबराज नवल वर नागरी मिले नव नव भांति नीति नीति ऐसिन नव नव खेलन विद्यापति मति माती। यानी कि पद संख्या 17 में विद्यापति जी ने ऋतु परिवर्तन से जो मानवीय मनोभाव हैं यानी कि जिस प्रकार से ऋतु परिवर्तन होने पर जो मन के जो भाव हैं वो परिवर्तित होते रहते हैं, उन्हीं का वर्णन इस पद में विद्यापति जी ने किया है। तो इनके शब्दार्थ देख लेते हैं। सबसे पहले नव विकसित मातल, मातल का अर्थ होता है मस्त। ठीक है, शोभन यानी कि सुशोभित होते हैं। आगे देखते हैं उमताए, आगे देखिए उमताए, उमताए का अर्थ होता है कि उन्मत्त होता है। ऐसन यानी इस प्रकार से। ठीक है, नवरस नागरी खेलन नीति नीति ऐसन इस प्रकार से। और खेलन का अर्थ होता है कि क्रीड़ा करता है। और माती यानी मस्त होकर। चलिए इसके पूरी जो व्याख्या है उसको भी देख लेते हैं। विद्यापति जी वैसे तो संयोग वियोग रति अभिसार और स्तुति पदों के अतिरिक्त जो प्रकृति वर्णन है उसमें भी विद्यापति का जो मनोरम कौशल है वो हमें इन पदों में दिखाई देता है। क्या कहते हैं कि नव वृंदावन नव नव तरुगन नव विकसित फूल, यानी ऋतु परिवर्तन से क्या क्या जो लक्षण हैं वो दिखाई पड़ते हैं। दोस्तों
वसंत के आगमन के पश्चात जो जो परिवर्तन होते हैं उनके बारे में ही विद्यापति यहाँ पर इस पद में बता रहे हैं कि नव वृंदावन नव नव तरुगन, यानी कि वृंदावन में नव यानी नया है वो वसंत आ गया है, और नव नव तरुगन और नए नए पेड़ों पर नव नव विकसित फूल, नए नए फूल हैं वो खिल गए हैं। नवल वसंत, जो नया वसंत है वो नव मलयानिल, यानी मलयानिल हवा, नई हवा है वो मलय पर्वत से लाई गई हवा है वो लेकर आता है नया वसंत। और मातल नव अली कूल, और जो अली भंवरे हैं वो भी मदमस्त होकर उन फूलों पर बैठते हैं, और कूल यानी किनारे के ऊपर वो भ्रमण करते हैं। विरही नवल किशोर, और जो विरही नवल किशोर यानी विरह रूपी जो नवल किशोर है वो भी कालिंदी पुलिन कुंज वन शोभन नव नव प्रेम विभोर, कालिंदी यानी यमुना नदी के किनारे पर बैठकर शोभन नव, उसकी जो शोभन सुंदरता है उसको निहारते हैं, और नव प्रेम विभोर, और नए प्रेम में खो जाते हैं। नवल रसाल मुकुल मधु मातल नव कोकिल कूल गाए, और नवल रसाल मुकुल मधु मातल, यानी कि नवल जो रसाल है वो मधुकुल मधु मातल, नए नए मधु को यानी शहद को लेकर आए हैं, और नव कोकिल कुल गाए, और कोयल है वो भी मधुर गीत गा रही है। और क्या होता है कि नव युवती गणचित उमता आई, और जो नव युवतियाँ हैं उनका जो चित्त है वो भी उन्मत्त हो गया है, यानी मदमस्त हो गया है। नव रस कानन धाये, और उनके कानों में नव रस यानी नए रस का संचार हो गया है। नव जुबराज नवलवर नागरी मिलय नव नव भांति, और जो युवतियां हैं वो नए नए वर को मिलय नव भांति, उनको नए रूप में मिल रही हैं। नीति नीति ऐसन नव नव खेलन, और इस प्रकार से वो जो नव युवतियाँ हैं दिन प्रतिदिन, नीति नीति का अर्थ होता है दिन प्रतिदिन, ऐसन यानी इस प्रकार से नव नव खेलन नए नए खेल खेलती हैं। विद्यापति मति माती, और उनकी जो मति है यानी जो बुद्धि है वो क्रीड़ा करने में, खेलन यानी क्रीड़ा करने में, माती यानी मदमस्त हो गई है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस पद में विद्यापति जी ने जो प्रकृति के अपार सौंदर्य का, जिस प्रकार से ऋतु परिवर्तन होता है और मानव के मन के जो भाव परिवर्तित होते हैं, उसी प्रकार से नए वसंत के आने से प्रकृति में जो जो परिवर्तन हुए हैं उन्हीं का इस पद में विद्यापति जी ने वर्णन किया है। तो चलिए देखते हैं अगला पद संख्या 18। दोस्तों 2 पद करने में ही हमें आधा घंटा लग गया, यानी कि हमने जो पद किए हैं उनको शब्दार्थ के सहित विस्तृत व्याख्या की है। केवल उनको पढ़ लेना ही नहीं बल्कि उनको अच्छे से समझ लेना, उनमें किस वस्तु का किसके साथ जो रूपक के रूप में प्रस्तुत किया गया है और किसकी उपमा दी गई है, इन शब्दों को आप अच्छे से पढ़ लें और अच्छे से समझ लें, क्योंकि कुछ वस्तुओं का प्रतीकों के रूप में भी प्रयोग किया गया है। अगर आपको वो अच्छे से समझ में नहीं आती हैं तो आपको एग्ज़ाम में जो लाइन दी जाएगी आप उसको किस प्रतीक के रूप में, किस रूपक के रूप में और किस उपमा के रूप में उसको प्रस्तुत किया गया है उसको अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए इस वीडियो को आप एक बार फिर से देखिए और इनके जो शब्दार्थ हैं उनको भी आप अच्छे से कंठस्थ कर लें और अपने नोटबुक में भी नोट कर लें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पद संख्या 18 को लेकर। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, इनको अच्छे से याद कर लीजिए और इन पंक्तियों को पढ़ने से ही आपको पता चल जाना चाहिए कि ये विद्यापति जी के पदावली के पद हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।